राजनीति अलग चीज़ है। मुझे पहले पब्लिक के बारे में, क्योंकि मुझे पता है अगर वो पब्लिक खुश रहेगी तो मेरा ऐसे ही काम हो गया, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। गंदी राजनीति ना मैं कभी करता हूँ ना पसंद भी करता हूँ उस चीज़ों को। तो टीएमसी वालों को तो बोलने का बस मौका चाहिए, उनके पास कुछ है ही नहीं। कभी कभी आप देखते हैं हमेशा ये बोलेंगे कि एक डायलॉग में हमने हमेशा देखा है उनका कि हमेशा बोलेंगे अरे नेताजी दिखाई नहीं दे रहे, एमएलए साहब दिखाई। जी अब जी। एमएलए साहब को क्या आप देख के एमएलए साहब को क्या करेंगे? एमएलए साहब को जो काम करना है, जिस पब्लिक को सुविधाएं देनी है, एमएलए साहब ठीक सुविधाएं दे रहे हैं और ठीक वो पब्लिक के पास वो सुविधाएं पहुंच जा रही है। और वो समय आने पे एमएलए साहब सब आपको बताएंगे क्या क्या किए हैं वो, क्योंकि एमएलए साहब जानते हैं कि ये उनका दायित्व बनता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एक्स और मैं सूरज कुमार वर्मा। इस समय हमारे बीच मौजूद है भाटपाड़ा विधानसभा के विधायक पवन सिंह। आज कुछ राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पे उनकी क्या प्रतिक्रिया है वो जानेंगे। तो सर, सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार आप सभी को। पहला प्रश्न ये रहेगा सर, आप एक जनप्रतिनिधि है, एक विधायक है। बीते दिनों हम लोगों ने देखा था, हमारे लोगों की न्यूज़ के द्वारा यह हम लोगों ने दिखाया भी था कि आपके घर पर कार्यालय जो है इस पर पुलिस का छापा पड़ा था। जनता जानना चाहती है कि आखिर क्यों उनके विधायक के घर पर इस तरह से रात में 10 बजे 11 बजे पुलिस क्यों आ रही है छापा मारने के लिए? देखिए, ये सिर्फ पहली बार नहीं हुआ, एक बार और हुआ था और इससे भारी मात्रा में पुलिस बल आए थे और हमारे मजदूर भवन का सर्च वारंट लेकर आए थे और सर्च किए थे, लेकिन उस टाइम भी कुछ मिला नहीं था। और अभी हाल फिलहाल में शायद कोई एक लड़का पकड़ाया था जिसके आधार पर वो आए सर्च करने के लिए, उनको सर्च वारंट भी मिल गया। और सर्च वारंट किस केस पे मिला था? जो केस ऑलरेडी बंद हो चुका है, उस केस पे उनको सर्च वारंट मिला। अब क्या सोच के मिला था मुझे नहीं पता। शायद मुझे लगता है कि जो भी उन्होंने ये सर्च वारंट जो जिन्होंने भी पास किया होगा, जो भी हमारे जुडिशियल तरफ से होंगे, उनको मिसगाइड किया होगा, तभी ये सर्च वारंट इशू हुआ था। लेकिन जैसे हम लोग उनका वेट किए, मतलब एमपी साहब का वेट किए, क्योंकि जो कि मजदूर भवन उनकी इसमें आता है, मतलब उनके नाम पे है और हर चीज़ ये, और सीनियर मोस्ट हैं हमारे पार्टी के। तो हम लोगों ने उनका वेट किया। पुलिस को हमने बोला आप थोड़ा वेट कीजिए, पुलिस ने भी कोऑपरेट किया। फिर वो आने के बाद सब कुछ सर्च हुआ जैसे हमेशा होता है, चीज़ें निकली, कुछ नहीं मिला। तो ये चीज़ें होगी और अभी देखेंगे चुनाव जितना नज़दीक आएगा इससे ज़्यादा होगा चीज़ें। तो हम लोग पहले ही मेंटली इस चीज़ से तैयार है। सर, ऐसा कहा जा रहा है, कुछ तृणमूल नेताओं के द्वारा ऐसा आरोप लगा जा रहा था कि मजदूर भवन के जो छत पे बम बनाने का काम चल रहा था वो ब्लास्ट हो गया था और उसी सिलसिले में पुलिस आई थी सर्च अभियान करने के लिए। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, घर तो एमपी साहब का है, तो ये एमपी साहब ही अच्छे से बता सकते हैं। अब बाहर रहने वाला लोग तो कुछ भी बात करेगा। जी। अगर घर में गैस भी फटेगा तो लोग बोलेगा बम फट गया, कुछ भी फटेगा तो लोग बोलेगा बम फट गया। और आप जानते हैं ये जो घटना हुई थी दिवाली के समय की हुई थी। तो दिवाली में ऑब्वियस है कि सब लोग घर में अपना पटाखे ला के रखते हैं, दिवाली में पटाखे छोड़ते हैं। तो उसी में से कुछ पटाखे ब्लास्ट हुए थे और उसको इशू बना दिया कि बम फटा है या बम बनाया जा रहा था वही फटा है। तो आज तक तो ऐसा मजदूर हमने कभी सुनने को नहीं आया था, ये सिर्फ दिवाली के समय में ही क्यों सुनने को आया। और टीएमसी जैसे जो टीएमसी करने वाले उनको एक मुद्दा मिल गया बोलने के लिए, लेकिन जो ये स्टेटमेंट था एमपी साहब ने पुलिस के सामने क्लियर कर दिया था कि ये पटाखे रखे हुए थे, उसी में से कुछ पटाखे फटे जिसकी वजह से मतलब इतना ज़्यादा आवाज़ आया था। तो यही था ये। सर, आपको क्या लगता है ये सब राजनीतिक द्वेष के कारण किया जा रहा है? बार बार इंक्वायरी बैठ रही है, बार बार छापा मारा जा रहा है। भाई आप एक चीज़ तो आप खुद देखें, इलेक्शन में जब हम लोग जीते हैं, मतलब हमने भी इलेक्शन में, मैं भी खड़ा हुआ था, मैं भी जीता और एमपी साहब भी हुए। हम लोग जब से जीते हुए तब से हमको सही तरीके से कोई काम करने दिया नहीं जा रहा है। मेक श्योर किया जा रहा है कि हर तरह से हमको डिस्टर्ब किया जाए और हम लोग डायरेक्ट पब्लिक के बीच में जा नहीं पाए। अगर हम जाते भी हैं डायरेक्ट तो फिर पब्लिक को डराया जाता है। मतलब हर तरह से हमारी हर कार्य को रोकने की या हमको मतलब फेलियर दिखाने के लिए वो लोग हर वो कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कुछ भी हो रहा है आज के समय में। अगर हम बोलेंगे कि भाटपाड़ा में अगर कोई एक्सीडेंटली भी अगर किसी को कुछ हो जाएगा ना तो उसका भी ब्लेम देखेगा एमपी साहब को मिलेगा या तो एमएलए साहब को मिलेगा। तो हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हमारा
मेरा मेन ये चीज़ नहीं है कि हमारे ऑपोजिशन वाले क्या बोलते हैं। कुछ ऑपोजिशन वाले इसलिए भी बोलते हैं, सोचते हैं कि वो जवाब देंगे तो हम उनके रिटर्न में उनको जवाब देंगे, तो फिर वो हमको जवाब देंगे तो फिर हम, तो मेरा ये काम नहीं है। मेरा काम है मैं पब्लिक का प्रॉब्लम है उसको देखने का। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि उनकी बकवास को मैं इम्पोर्टेंस दूँ और उसको जवाब दूँ, तो इसीलिए मैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ बातों को। सर इस समय राज्य सरकार के द्वारा बांगो ध्वनि यात्रा निकाली जा रही है। तृणमूल कांग्रेस के जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, उनके द्वारा निकाली जा रही है और 10 साल तक जो राज्य सरकार की जो उपलब्धि है वो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि जनसंपर्क किया जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? भाई देखिए, अब लोगों के पास कितना पहुंचा है कितना नहीं है तो लोग आपको अच्छे से बता पाएंगे। अगर मैं ये बात को उठाता हूँ तो एक लगेगा कि मैं बीजेपी का एमएलए हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ तो अपने ऑपोजिशन पार्टी के बारे में गलत बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ की जो पब्लिक है, सही में उनको कितनी सुविधा मिली है। सही में जब से म्यूनसिपलिटी जब से उनके अंडर में आई हो, तो जब म्यूनसिपलिटी उनके अंडर में थी बहुत बोलते थे कि म्यूनसिपलिटी एक बार हमको दे के दिखाइए, हमारा बोर्ड बनने दीजिए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जब म्यूनसिपलिटी उनके हाथ में आई 700 जो कैजुअल थे उनको हटा दिया गया। उसमें से भी कुछ कुछ को छाट छाट के रखा गया कि जो टीएमसी करेंगे उन्हीं को ही वो जॉब देंगे। तो ऐसे ये शर्तों पे उन्होंने वापस उनको रिटर्न रखा, कुछ लोगों को, सबको मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन वही हमारे एमपी साहब जब वो चेयरमैन थे तो एमपी साहब कोशिश किए सभी को कोई ना कोई छोटा बड़ा जॉब दे के उनको रखे थे। छोटा बड़ा कुछ ना कुछ उनका इनकम चलता था जिससे उनका घर बार चलता था। एटलीस्ट वो हमेशा कोशिश करते थे कि युवा पूरा बेकार नहीं बैठा रहे। वो अपने तरफ से हर वो चेष्टा करते थे और ये बहुत बड़ा, मैं बोलूँगा ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि हम जिस जगह पे रहते हैं, आज देखिए 700 जो भी लोग बैठे जिसमें से मान लीजिए 200 वापस उन्होंने ले लिया होगा, तो तभी आपका बचता है 400 लोग, नहीं 500 लोग। 500 लोग में आप सोचिए इतने लोग बेकार हो गए, जहाँ उनको 4000 5000 कुछ भी इनकम होता था उनका। तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी नहीं है उनके लिए। और आज देखिए आज ये लोग जो घूम रहे हैं ये सब नए नए लोगों को लुभाने के लिए, इलेक्शन क्योंकि नज़दीक आ रहा है, आज हमारे एरिया में 3 मिल बंद है। जबकि मिल का जो भी है, आप जानते हैं जो राज्य गवर्नमेंट है जिसके अंडर में जो मतलब गवर्नमेंट जो है उसका ये दायित्व होता है मिल को चलाना या मिल को खोलना, लेकिन उनको कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा। आप देखिए फ्लैक्स यूनिट क्यों बंद हुआ, क्योंकि कोई टीएमसी वाले ने कोई मैनेजमेंट के पर्सन को मार दिया था, उसके वाइस प्रेसिडेंट को, इसलिए बंद हो गया। उनके ऊपर एफआईआर भी हुआ लेकिन उनको धरा नहीं गया अभी तक। तो ये चीज़ें हैं। तो इससे नुकसान किसका हुआ, आम जनता का। आप ये सब जो नौटंकी कर रहे हैं लोगों के घर में जाके और मंदिर में पूजा करके, इतने दिन तो देवी देवता याद नहीं आए इनको। और देवी देवता याद आने से क्या मतलब है, आप जो जनता है, जो इतना पीड़ित है जनता, जो इतना परेशान है, जो मिल बंद होने के लिए इतना वर्कर लोग बैठे हुए हैं, उनका जो डेली का जो वेजेज है, जो डेली का जो भी इनकम आता है वो तो बंद हो गया। रिलायंस का भी वही हाल है। क्या कर रही है, मतलब यहाँ के जो लेबर मिनिस्टर है वो क्या कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। उनको तो जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी तो कोविड चल ही रहा है। कोविड पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। कोविड में ऐसे ही 4-5 महीना तो मिल बंद ही था, उससे लोग ऐसे ही अफेक्ट हुए थे। और आज जो हुआ, अभी फिर मिल बंद हो गया। तो लोग अगर सही में वो लोगों के लिए चिंता करते हैं तो पहले भैया मिल चालू करवा दीजिए और हमारे जो जनता है उनको काम करने मिले, डेली का उनका जो इनकम है वो मिले। तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना शुभचिंतक हो, लोगों के बारे में सोचते हो, तो ये काम पहले कर दो। और ये जो स्वास्थ्य साथी कार्ड एक है जी, वो मेरे पास आता है, मैं उसमें एप्लीकेशन पे साइन भी किया हूँ। उसका उस बंदे का 1 महीना हो गया और जो फंडिंग होता है, फंडिंग उनका सेंक्शन हो गया, 1 महीना हो गया है सेंक्शन हुए, लेकिन पैसा उनका जो हॉस्पिटल में जो जाता है ना अकाउंट में, उसमें अभी तक गया नहीं। तो बताइए, आप मतलब दिखाने के लिए आप दिखा रहे हैं कि आप ये सब सुविधाएं हैं, लेकिन सुविधाओं का असली मतलब तब होता है जब वो पैसा आपको मिले। दिखाने के लिए तो आप लोग के घर में जाके कार्ड दे रहे हैं कि हम आपको ये फॉर्म भर रहे हैं, आपको पैसा मिल जाएगा, या कोई भी जो भी है मेडिकल का जो भी फैसिलिटी है आपको 5 लाख रुपए मिलेगा। ये मजाक बात है। 5 लाख रुपए अगर आप दे रहे हैं किसी मेडिकल के लिए, अगर 10 करोड़ लोगों को कर रहे हैं, इतना पैसा है कहाँ आपके पास? आप ही ना बोलते पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, गवर्नमेंट पैसा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है, तो आपके पास पैसा कहाँ से है? और जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब आयुष्मान भारत निकाला है तो आप उसी को प्रमोट कीजिए ना, उसी को आगे बढ़े।
आयुष्मान भारत ऐसा है जो आपको किसी भी स्टेट में आप जाके, किसी भी स्टेट में, सिर्फ अपना, ऑल ओवर इंडिया। हाँ, वेस्ट बंगाल में नहीं, आप कोई भी स्टेट में काम करते हैं, आप वेस्ट बंगाल के रहने वाले, आप कोई दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं, अगर आपको अर्जेंटली मेडिकल कोई प्रॉब्लम आ गया और आपको वहाँ एडमिट करना पड़ा आपको, तो ये आयुष्मान भारत आपका काम करेगा। लेकिन जो स्टेट का है वो तो सिर्फ स्टेट ही में काम आएगा। तो ये सब चीज़ें जब जनता के भलाई के लिए होती है बाबा, तो वहाँ राजनीति क्यों करते हैं लोग? मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती। जनता की भलाई के यार मैं करूँ या आप करो, इन केस अगर आप नहीं चाहते हो कि मैं करूँ, क्योंकि आपको लगता है मैं करूँगा तो लोग मेरे को वोट देंगे, तो आप अपने ही वोट लेना चाहते हो तो आप ही कर दो भैया, तो वो भी नहीं करना है। कितना ऐसा हमारा स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ आता है, लेकिन उसको चेंज करके अपने नाम से हमारे यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की जो भी हैं, माननीय चीफ मिनिस्टर जी जो है ममता बनर्जी जी, अपने नाम से उसको चेंज करके उसको लोगों को बहलाती है, बोलती है हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सब योजना सब केंद्र सरकार की है। अरे भैया आप दो ना, आप अपने लोगों को दोगे, लोग ऐसे ही आपको पसंद करेंगे। यहीं एक हमारे चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के, हमारे से नज़दीकी है वो राज्य, वहाँ के देखते हैं जो भी है हमारे, हाँ, नवीन पटनायक जी, वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उनका अच्छा तालमेल रहता है, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छा तालमेल, क्योंकि वो अपने राज्य के लोगों के बारे में सोचते हैं, उनके बेनिफिट के बारे में सोचते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कोई कंट्रोवर्सी में मैंने आज तक उनको देखा नहीं। लेकिन हाँ, काम बहुत अच्छा करते हैं वो, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के हित के लिए, अपने राज्य के लोगों के हित के लिए वो हमेशा आगे रहते हैं। उनसे वो मतलब नहीं कि सेंट्रल में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, काम होना चाहिए, लोग बस काम करते हैं और लोग भी उन पर विश्वास करते हैं, इसीलिए उनको हमेशा चुनते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ अभी का सिचुएशन क्या हो गया, उनको लग रहा है मेरा सरकार जा रहा है तो उसके लिए इतना हत्या हो रहा है जी, इतना हत्या उन्होंने करवाया, 130 लोगों की हत्या हुई है। 130 लोग कम होते हैं आप बताइए तो? उसमें से कितने लोग हैं मेरे हिसाब से बहुत यंग होंगे, कितनी ऐसी महिलाएं होंगी जो बहुत यंग उम्र की होगी, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ। अब बोलने जाएगा तो बोलेंगे वो बीजेपी वाले लोग नहीं, अपने अपने लोगों को मार दिया। मतलब इतना गंदा राजनीति तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी करेगी, कोई भी पार्टी। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा, कोई भी पार्टी करेगी, लेकिन इनको अपना सत्ता बचाना है, उसके लिए इन्होंने इतना घिनौना काम ये कर रही हैं, और पता नहीं और आने वाले चुनाव तक कितना होगा भगवान जाने। सर आप एक विधायक है और बीते दिनों आपकी जो भूमिका है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया था तृणमूल नेताओं के द्वारा। द्वारे द्वारे सरकार, राज्य सरकार के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई थी, उसमें तृणमूल नेताओं का यह कहना था कि आप एक विधायक है, जब आप एक विधायक है तो आप किसी दल के नहीं हैं, आपको राज्य सरकार के साथ कॉपरेट करके काम करना चाहिए, पर आपने किसी प्रकार का सहयोग ना करते हुए द्वारे द्वारे सरकार योजना में किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया। कि अगर ये चीज़ें, ये जो क्वेश्चन मेरे ऊपर रेज किया गया, अगर ये सही में माननीय जो भी हमारी चीफ मिनिस्टर जी अगर बोलती कि आप वहाँ के एमएलए, आप एक राज्य के एमएलए हैं और एमएलए होने के नाते आपको ये कार्य को करना है और इससे पब्लिक का बेनिफिट होने वाला, अगर ये बोलती मुझे कि ये कार्य करना है, एक लेटर भी आता उनके तरफ से कि ये कार्य आपको करना है और सक्सेसफुली करना है, और जितने लोगों का आप ये फॉर्म फिल कराएंगे उनको सबको बेनिफिट मिलेगा और आपके ऑब्जर्वेशन में मिलेगा। अगर मैं नहीं करता तब वो मुझे बोलती जी, या कोई भी टीएमसी का लीडर मुझे बोलता कि ये कार्य में नहीं। जहाँ बात पब्लिक की भलाई की होती है, पवन सिंह वहाँ राजनीति कभी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ पब्लिक के लिए, सिर्फ पब्लिक का हेल्प करने के लिए। राजनीति अलग चीज़ है, मुझे पहले पब्लिक के बारे में, क्योंकि मुझे पता है अगर वो पब्लिक खुश रहेगी तो मेरा ऐसे ही काम हो गया, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। गंदी राजनीति ना मैं कभी करता हूँ ना पसंद भी करता हूँ उस चीज़ों को। तो टीएमसी वालों को तो बोलने का बस मौका चाहिए, उनके पास कुछ है ही नहीं। कभी कभी आप देखते हैं हमेशा ये बोलेंगे कि एक डायलॉग में हमने हमेशा देखा है उनका कि हमेशा बोलेंगे अरे नेताजी दिखाई नहीं दे रहे, एमएलए साहब दिखाई। अब एमएलए साहब को क्या आप देख के एमएलए साहब को क्या करेंगे? एमएलए साहब को जो काम करना है, जिस पब्लिक को सुविधाएं देनी है, एमएलए साहब ठीक सुविधाएं दे रहे हैं और ठीक वो पब्लिक के पास वो सुविधाएं पहुँच जा रही है। और वो समय आने पर एमएलए साहब सब आपको बताएंगे क्या क्या किए हैं वो, क्योंकि एमएलए साहब जानते हैं कि ये उनका दायित्व बनता है कि एक रिपोर्ट कार्ड बनाया जाए कि पूरे साल 2 साल में उन्होंने क्या किया, पब्लिक के बीच में वो रिपोर्ट कार्ड आनी चाहिए।
और वो पूरा डिटेल के साथ वो रिपोर्ट कार्ड पब्लिक के बीच में रखेंगे। सर, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। क्या आपको नहीं लगता है कि विधायक चाहे किसी भी दल से हो, राज्य में जिसकी सरकार हो उसके साथ मिल के काम करना चाहिए, या फिर लोकसभा में किसी केंद्र में जिसकी भी सरकार हो, जो भी सांसद चुन करके जाते हैं उन्हें केंद्र की सरकार के साथ मिल के काम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन वो आपको लेकर काम करेंगे तब तो। यहाँ तो मैं अगर लेटर भी लिखता हूँ, रिक्वेस्ट लेटर हमारे चेयरमैन साहब को कि ये यहाँ का रोड खराब है, यहाँ की समस्या है लाइट की, यहाँ की समस्या है आपकी इलेक्ट्रिसिटी की, तो खारिज कर देते हो। मेरा लेटर जैसे लगता है मेरा लेटर नहीं, कुछ मतलब नहीं होता, कोरा कागज है, बेकार है, उसको खारिज कर देते हैं। और इसका प्रूफ मेरे पास है, ऐसा नहीं मैं आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ। मैंने बहुत बार उनको लेटर भेजा है बहुत चीज़ों को लेकर, लेकिन उसका ना ही तो कभी रिप्लाई है और ना ही तो उस चीज़ पे कभी प्रोग्रेस हुआ, कुछ भी मतलब उस पर उस चीज़ को देखा गया। तो जब एक विधायक होने के नाते, एक राज्य का विधायक है, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, जब इतना वो मेरे को इम्पोर्टेंस देती तो मेरे ये काम को तो इम्पोर्टेंस देती। मैं तो अपने लिए तो नहीं रोड बना रहा हूँ ना, मैं अपने लिए तो लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए तो पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जनता के लिए बात कर रहा हूँ। तो इस चीज़ पे तो ध्यान देना चाहिए था उनको। तो सिर्फ बोलने से नहीं होता ना, दिखाना भी तो पड़ेगा। बोलने के लिए तो हम बोलेंगे कि हम ये सुविधा दे दें, हम सुपर हॉस्पिटल बना दिए, लेकिन आज आप देखिएगा बंगाल में इतना ख़राब हालत है मेडिकल का कि मैं जब कोई भी हॉस्पिटल में जाता हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मेरा देख के मेरा मतलब बहुत बुरा लगता है। क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीबी स्तर पर हैं। वो कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे। सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो 2 लाख 5 लाख 10 लाख मांगता है, कहाँ से देंगे वो लोग? लेकिन इतनी ख़राब हालत है मतलब हॉस्पिटल की, तो इस किसकी जिम्मेदारी बनती है? सिर्फ माइक में बोल देना कि हम सुपर हॉस्पिटल बना दिए और रियलिटी कुछ और ही है। आप खुद जाइए, आप तो एक रिपोर्टर, आप खुद जाके देख लीजिए। अगर पवन सिंह शायद बोलेंगे कि पवन सिंह बोल रहे हैं तो झूठ बोल रहे होंगे, तो आप खुद जाके देख लीजिए। कल्याणी हॉस्पिटल का हाल देख लीजिए, भाटपड़ा स्टेट हॉस्पिटल का हाल देख लीजिए, आप खुद समझ में आ जाएगा क्या है। बताइए, जो बिस्तर पे पेशेंट को सोना चाहिए वो बिस्तर पे बिलाई सो रही है, बिल्ली सो रही है वहाँ, क्या बोलिएगा उस जगह पे? अब आते हैं हम राजनीतिक हत्याओं पे। बैरकपुर लोकसभा की बात करेंगे। टीटागढ़ में मनीष शुक्ला, जगद्दल में काबूगाची मिलन हालदार, हाली शहर में रिसेंट सैकत भावाल। क्या कहेंगे जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, राजनीतिक हत्या, इसमें तृणमूल कार्यकर्ता भी शामिल है कुछ हद तक? देखिए, जहाँ तक आप जो भी ये 3 हत्या की बात की हैं, कुछ ऐसे भी नाम हैं जो शायद आप नहीं लिए हैं और शायद हमको भी वो नाम के बारे में उतना डिटेल में नहीं पता है, लेकिन हत्या तो हुई है। और मैंने जितनों के घर में गए हैं, विजिट किए हैं, मैंने एक ही चीज़ देखा है कि उनके जो उनके फैमिली है वो रियल में सफ़र करते हैं। हम लोग तो जाते हैं हर तरह से सपोर्ट करना है, जो भी हम करते हैं हर तरह से, जिस तरह से उनके लिए खड़ा होना हम करते हैं, लेकिन इन द एंड जो फैमिली है वो सफ़र करती है। आज जो लड़का आपका कचरापड़ा में जिसका सैकत भवन जो है उनका जो डेथ हुआ है, मैं उस दिन गया था उनके घर में। उनकी माँ क्या बोल रही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे को वापस लेके आ जाओ, मुझे कोई सुविधा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बच्चा चाहिए। उनकी वाइफ जो है बहुत कम उम्र की है, मतलब मुझे लग रहा है हाल 1 साल 1.5 साल हुआ उनकी शादी, शादी हुए हुए। इतनी यंग है, बताइए, इतनी यंग एज में उनके हस्बैंड चले गए, तो क्या उन पे बीत रही होगी। मतलब उनका दुख हम लोग पूरा कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, वो दुख को भर सकते हैं? कभी नहीं भर सकते हैं। और वो लड़के को इतनी बुरी तरह से मारा गया। एक होता है कि मतलब ऐसा लगता है कि जैसे उससे क्या दुश्मनी थी, बस एक पार्टी करता था और पार्टी का कार्य कर रहा था, उसके लिए इतनी बुरी तरह उसको मारा गया। उसके मुंह में रॉड घुसा के, मतलब उसका फेस इस तरह से बना दिया कि फेस को पहचान नहीं सकते आप। उसका ये दोस्त था कि वो पार्टी कर रहा था, इसलिए तो पार्टी तो सबको ही कुछ कोई ना कोई पार्टी से जुड़ा हुआ। आप कोई और पार्टी से जुड़ेंगे, वो कोई और पार्टी से, मैं कोई और पार्टी से जुड़ा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं आपको लड़ाई करना है पार्टी की तरह से, तो आप मंच पे लड़ाई कीजिए, आप लोगों को सुविधा देने में लड़ाई कीजिए कि आप कितना ज़्यादा लोगों के लिए खड़े हो रहे हैं और मैं कितना खड़ा हो रहा हूँ, आप कितना लोगों के लिए सुविधाएं दिला रहे हैं और मैं कितना दिला रहा हूँ, इसके लिए लड़ाई कीजिए, मंच पे लड़ाई कीजिए, बहस कीजिए, डिबेट कीजिए। लेकिन किसी के कर्मी को, चाहे मेरा ही कर्मी हो या किसी और पार्टी का कर्मी हो, आप क्यों मार रहे हैं किसी को? इसका मतलब आप पूरी तरह से डर चुके हैं। आपको लग रहा है कि आने वाले चुनाव में आपकी सरकार जाने वाली है, तो वही बस आप सत्ता पे आने के लिए, बस अपना कुर्सी बचाने के लिए आप कोई भी आम जनता को, आम पब्लिक को या कोई भी बेकसूर को आप मारेंगे।
आपको क्या लगता है इससे आने वाले समय में आपको सत्ता मिल जाएगी? कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि पब्लिक के मन में क्या चल रही है आपको नहीं पता है। अब हम बात करेंगे जो राजनीतिक हलचल इस समय मची हुई है। राज्य सरकार के कई मंत्री, शुभेंदु अधिकारी से लेकर के राजीव बनर्जी से लेकर के जो आसनसोल के मेयर है जितेंद्र तिवारी, नाराजगी जता चुके हैं तृणमूल कांग्रेस के लेकर के। और ऐसा जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी आगामी 19 तारीख को अमित शाह का जो जनसभा होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं वो बीजेपी के दामन थामने वाले हैं। अब तक जो जानकारी उभर के सामने आ रही है, इस पे सर क्या कहेंगे? ये जो नाराजगी जताई जा रही है ममता बनर्जी के प्रति, सरकार के प्रति। देखिए, कहीं ना कहीं जो शुभेंदु अधिकारी जी हैं उनको वो आने में बहुत लेट कर दिए। मुझे लगता है उनको बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। वजह इसलिए है कि नंदीग्राम जो स्टार्ट हुआ था जी, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था। सिर्फ उन्हीं का नहीं, टीएमसी के बहुत ऐसे बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने ममता बनर्जी जी के साथ मिलकर मतलब उस आंदोलन को मतलब बहुत आगे तक लेके गए, और वो आंदोलन के बाद ही सरकार बनी टीएमसी गवर्नमेंट की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, स्टार्टिंग में सब चीज़ बहुत अच्छा चल रहा था। ममता बनर्जी जी अपने तरफ से हर अपने मिनिस्टर और हर अपने नेता को बहुत रिस्पेक्ट देती थी, सबको साथ लेके चलती थी। लेकिन जब से मुझे ऐसा लगता है, जब से उनके भाईपो आए हैं जी, तब से सीनियर जो लीडर्स हैं उनका रिस्पेक्ट उस पार्टी में नहीं रहा और ना ही कोई देता है। और इसी वजह से शायद जितने भी सीनियर लीडर है वो वहाँ इनसिक्योर महसूस करते हैं। उनको लगता है कि हमें अभी जिसके लिए हमने लड़ाई किया और जो उद्देश्य के लिए लड़ाई किया, जो उन लोगों का मोटिव था जिसके लिए कि बंगाल की जनता के लिए कुछ करना है, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। तो इसलिए जितने भी आप देख रहे हैं, आज शुभेंदु अधिकारी जी आ रहे हैं, कल जाके और कोई नेता आएंगे, इलेक्शन तक देखिएगा बहुत ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होंगे। और ये आपको साफ साफ दिखेगा ये चीज़ों को। और इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जो मेन रीज़न है अभिषेक बनर्जी जी, इसीलिए। क्या अब भाईपो और पीसी की सरकार सिर्फ रह जाएगी? रही जाएगी, रहेगी कहाँ? जब सब कोई वहाँ से आ जाएंगे तो कुछ तो बचेगा ही नहीं वहाँ, चुनाव के पहले तक। हाँ कुछ बचेगा नहीं। अभी इन्हीं के आने के बाद, शुभेंदु जी के आने के बाद ही देखिएगा बहुत इससे इम्प्रूव मतलब बहुत चेंजेस तुरंत होने लगेगी पार्टी में। बहुत से विधायक जो है, बहुत से विधायक वेट कर रहे हैं। देखिए, सब कोई तो लड़ नहीं सकता ना, जी, जी। सब कोई डायरेक्ट उनसे लड़ाई नहीं कर सकता। जी। और जिस तरह से पुलिस का अत्याचार चल रहा है पश्चिम बंगाल में, सब कोई डायरेक्ट पुलिस से नहीं लड़ सकते। फेस नहीं करना चाहता है। तो सब वेट कर रहा है, जैसे नज़दीक आएगी आप देखिएगा सब वेट कर रहा है। बस मतलब नहीं होता है, सूटकेस लेके तैयार है कि कब हमको ट्रेन पकड़ना है और सीधे जाना है। तो बस वही वेट हो रहा है। आप देखिएगा समय जैसे नज़दीक आएगा, जैसे इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन को डिक्लेयर करेंगे, देखिएगा चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होने लगी, शायद उससे पहले ही होने लगे। सर, भाटपाड़ा विधानसभा में दोबारा प्रत्याशी होंगे, इसको लेकर के कितना आश्वस्त? देखिए भाई, हम हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि हम जिस दल में हैं, इस दल में ये सोचना कि मैं आज एमएलए हूँ तो कल भी मैं एमएलए रहूँगा, ये दल का ऐसा कोई ये नहीं है, सिद्धांत नहीं है। ये दल में ये है कि आप अपना कार्य कीजिए, आप पब्लिक के साथ हमेशा खड़ा रहिए। ये दल है जो डिसाइड करेगी कि आपको दोबारा मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इसमें हम नहीं है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा होना चाहिए हमारा दल। हम देखते हैं बहुत ऐसे लोग हैं पोस्ट नहीं मिलने की वजह से काम नहीं करते हैं। अरे असली तो पहचान तभी समझ में आती है कि आपको पोस्ट भी नहीं मिला, उसके बाद भी आप पार्टी के साथ उसी तरह से डिवोटिंग है, हाँ उसी तरह से पार्टी के लिए आप लड़ रहे हैं, उसी तरह से पार्टी के लिए आप खड़े हैं। तो असली कार्यकर्ता की वही पहचान है। पोस्ट मिलेगा तब हम काम करेंगे, तब तो भैया सबको तो पोस्ट नहीं मिल सकता ना। नहीं मिल सकता। अगर मान लीजिए यहाँ हमारी पश्चिम बंगाल में 264 सीट है जी, तो 264 सीट में तो सभी को तो एमएलए का टिकट नहीं मिलेगा, 264 ही मिलेगा ना। माफ कीजिए, 294 सीट। सॉरी 294 सीट है, तो 294 सीट में तो सभी को तो 294 सीट में तो एमएलए का सीट नहीं मिलेगा, या सभी को तो मिनिस्ट्री में जगह नहीं मिलेगी, सभी को तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता है, सभी को काउंसलर नहीं बनाया जा सकता है, सभी को मंडल प्रेसिडेंट नहीं बनाया जा सकता है। तो इसी तरह से लेकिन आपको कार्य तो करना पड़ेगा और आप अपना कार्य कीजिए। पार्टी देखेगी कि भैया हाँ पार्टी देखेगी आप कितने अच्छे कार्य कर रहे हैं।
आपको कभी ना कभी तो मौका मिलेगा। आज नहीं मिला तो 4 साल बाद मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा, 2 साल बाद मिलेगा, लेकिन आप अपना कार्य कीजिए। और आपके लिए सबसे पहला चीज़ होना चाहिए आपका दल, आपकी पार्टी। उससे बड़ा कुछ नहीं होता है, क्योंकि पार्टी नहीं रहेगी तो आपकी जो पहचान है वो भी नहीं रहेगी। आप जो आज पहचान में आता है ना कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एमएलए हूँ या मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, वो क्यों? क्योंकि पार्टी है इसलिए आप हैं। पार्टी कल नहीं रहेगी, सब अपने बारे में सोचने लगेंगे, सब स्वार्थी हो जाएंगे, तो मेरा पार्टी खत्म हो जाएगा। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है मेरी पार्टी, उसके बाद में ही कुछ है। अगर पार्टी बोलती है कि आपको ये कार्य करना तो मुझे ये कार्य करना है। अगर पार्टी बोलती है नहीं कल आने वाले चुनाव में नहीं, आप नहीं, अभी कोई और नए को हम लोग को मौका देना चाहिए, शायद उसको भी हम लोग को देखना चाहिए कि वो कैसा कार्य करा, तो मुझे बिल्कुल उसको लिए सपोर्ट करना चाहिए उसको। मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि आने वाले चुनाव में मेरा भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए, क्योंकि आज मैंने एक चीज़ महसूस किया कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है यहाँ, इसकी वजह से मैं एमएलए होकर भी बहुत कार्य मैं पब्लिक का नहीं कर पा रहा हूँ, चाह के भी नहीं कर पाता हूँ। मतलब नहीं करता हूँ तो मुझे इतना दुख होता है, मुझे लगता है इस सीट का क्या मतलब है बैठने का, फिर एक एमएलए बन के रहने का क्या मतलब है जब मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मेरी पार्टी की सरकार रहे ये ज़्यादा ज़रूरी है मुझे, क्योंकि उससे क्या जुड़ा हुआ, आम पब्लिक का जो भावना है, आम पब्लिक की जो सुविधाएं है, आम पब्लिक का जो बेनिफिट हम लोग क्या क्या दे सकते हैं उनको। सबसे पहले तो सरकार आएगी तो आयुष्मान भारत, वन नेशन वन राशन कार्ड, और ऐसे कितने सारे स्कीम है जो बाकी राज्य में मिल रहे हैं और हमारे राज्य इनसे बिल्कुल उनको मिल ही नहीं रहा लोगों को। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, और बहुत सारी स्कीम शायद और लागू होगी जब सरकार आएगी तो ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मेरे लिए अगर मैं जनता के बारे में सोचता हूँ तो मुझे वो ज़्यादा ज़रूरी है, ये नहीं सोचना है कि आने वाले चुनाव में मुझे सीट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस समय आप सुन रहे थे भाटपाड़ा विधानसभा के युवा विधायक पवन सिंह को। वर्तमान में जो ज्वलनशील मुद्दे चल रहे हैं इस समय पूरे पश्चिम बंगाल में और हमारे बैरकपुर लोकसभा में, उन सब पर इनकी क्या प्रतिक्रिया थी आप लोगों ने सुना। इसी तरह आप बने रहिए हिंदुस्तान न्यूज एक्स के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू साहू के साथ मैं सूरज कुमार वर्मा, हिंदुस्तान न्यूज एक्स, जगद्दल।